फिजियोथेरेपी क्या है? मेरे सीनियर के जो बच्चे थे, जब उनको फिजियोथेरेपी में डाला जाता था तो लोगों को लगता था यार फिजियोथेरेपी में क्यों? आपने फिजियोथेरेपी क्यों दिया? क्रिकेट का शौक था, फिर खुद मैं इंजर्ड हुआ। लगभग 7 से 8 महीने में बेड पे था और इवन जो ऑर्थो थे उन्होंने भी मना किया, न्यूरो सर्जन थे उन्होंने मना कर दिया। फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हुए। फॉरगेट अबाउट इंजरी, आप बाकी सारे बीमारी में, न्यूरो हो गया, सर्वाइकल हो गया, सब में फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। हाउ यू करेक्ट इट? थ्रू फिजियोथेरेपी। माइंड वर्किंग ज़्यादा और फिजिकल वर्क कम हो गया। टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, सबसे पहली बात। अच्छा, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोई हमारा रूटीन नहीं बचा है। जो जॉइंट इश्यूज होते हैं सारे, तो जी। कौन से विटामिन की कमी होता है? एंड जो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो क्यों होता है? ये कि हम गलत पोस्चर में बैठे हैं, हम गलत समय पर खाना खा रहे हैं। ऋषभ का जब एक मैसिव एक्सीडेंट हुआ था तो कोई नहीं सोचा था कि इतने जल्दी फिर वो वापस क्रिकेट ग्राउंड में आ जाएगा। अगर आप घर के अंदर चाहें कि आप किसी को भी चेक कर सकें तो 3 चीज़ें हैं। लोग सोचेंगे यार बुखार आ गया है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? अरे करेगा, हर कोई जानता है कि नेचर इज मदर। हाँ, तो जब तक बच्चा माँ की गोद में है उसको कुछ नहीं होता। और हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर से दूर हो रहे हैं। हम सुबह उठेंगे, जिम चले जाएंगे। जो एक्यूप्रेशर है या एक्यूपंक्चर भी है, एक्यू, जी जी। तो ये क्या फिजियोथेरेपी का पार्ट है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, हम उनकी बात करें तो वहाँ पे हार्डली कोई 70s तक पहुँचता है। वहीं अगर हम किसी रूरल एरिया की बात करें, नमस्कार, मैं हूं देव मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। क्या आपको पता है फिजियोथेरेपी के बारे में? फिजियोथेरेपी एक ऐसा साइंस है जो बिना दवाई और बिना सर्जरी से भी बहुत सारे बीमारी का इलाज करवा देता है। तो आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगे एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट से जो ना कि आपके दर्द, आपके गर्दन या आपके कमर को सही डायरेक्शन में लाते हैं, बल्कि आपके लाइफ को भी एक सही डायरेक्शन में ले आते हैं। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर निशांत तोमर से। हेलो सर। वेलकम सर हमारे शो में। तो आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी क्या है और जो जो बीमारी होता है उसको लेके फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, क्योंकि जब मेरे जनरेशन तो नहीं कहूंगा, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, मेरे सीनियर के जो बच्चे थे, जब उनको फिजियोथेरेपी में डाला जाता था तो लोगों को लगता था यार फिजियोथेरेपी में क्यों? डॉक्टर बनना चाहिए, एमबीबीएस बने, एमडी बने, फिजियोथेरेपी क्यों? तो आप बहुत यंग है, 6 साल 8 साल के आपको एक्सपीरियंस है अभी, एंड तो आपने फिजियोथेरेपी क्यों लिया? सर थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि डॉक्टर बनना है। नॉर्मली हर कोई एमबीबीएस जा रहा था, बीएमएस जा रहा था, बीएचएमएस जा रहा था। इवन खुद मेरे जो कज़न भाई हैं वो बीडीएस थे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लीक से हट के अगर कुछ करना है तो आप फिजियोथेरेपी के लिए जा कर सकते हैं। सकते हैं। अच्छा। तो क्रिकेट का शौक था, अच्छा। तो उसमें भी था कि हाँ चलो ठीक है, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे कुछ नया था। हाँ हाँ हाँ। 2011 की बात है ये। और कोई बहुत कम जानते थे उस टाइम पे। हम्म। फिर खुद मैं इंजर्ड हुआ। अच्छा, लगभग आपको एक इंजरी हुआ? जी, और लगभग 7 से 8 महीने में बेड पे था। ओहो। और इवन जो ऑर्थो थे उन्होंने भी मना किया, न्यूरो सर्जन थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं चांसेस हो नहीं है। सकता। ओके। तो फिर बस प्रभु का चमत्कार था और आप, मैं ठीक हो गया अच्छा, फिजियोथेरेपी के थ्रू ही। फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हुए, तब आपने डिसाइड किया कि मैं आई हैव हाँ टू आल्सो गो थ्रू फिजियोथेरेपी, आई विल बी जी डूइंग माय बिट नाउ। जी जी। को अच्छा, सी बेसिकली पहले तो ऐसा था ना कि रिहैब करने के लिए स्पोर्ट्समैन, उनको रिहैब के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत होता है, बट आज के डेट में हर कुछ प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी पोस्ट सर्जरी हो, कोई भी इंजरी हो, फॉरगेट अबाउट इंजरी, आप बाकी सारे बीमारी में, न्यूरो हो गया, सर्वाइकल हो गया, सब में फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपको ये है कि जो सियाटिका है, सर्वाइकल है, या डिस्क स्लिप वगैरह जो है, तो ये क्यों होता है एंड हाउ यू करेक्ट इट थ्रू फिजियोथेरेपी? सर एक्चुअली क्या है कि अब से 20 साल पहले अगर हम देखेंगे तो वर्किंग ज़्यादा थी, हमारे हाथ पैर ज़्यादा काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे आईटी आगे बढ़ा, वर्क फ्रॉम होम आना शुरू हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप आना शुरू हो गए, मोबाइल अच्छा। ज़्यादा आ गए, तो वर्किंग कम हो गई। माइंड वर्किंग ज़्यादा और फिजिकल वर्क कम हो गया। तो इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो एक रेस्ट मोड पर चली जा रही है। अच्छा, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गया। तो जैसे सर्वाइकल का इशू है या सियाटिका, सियाटिका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग इग्नोर करते हैं इसको। जी तो ये क्यों होता है? सर देखो, कोई भी बीमारी
कोई भी बीमारी अगर होती है, इवन अगर आपके पेट में दर्द है या सर में दर्द जा रहा है, तो पेट से ही शुरू होना है। एक तो हम कोई आज के टाइम पे टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, सबसे पहली बात। अच्छा। जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोई हमारा रूटीन नहीं बचा है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। तो होता क्या है कि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेंगे ही नहीं, तो बल जाना शुरू हो जाएगा, गलत पोस्चर में बैठना। अब मोबाइल चला रहे हैं तो गर्दन ऐसे रहेगी, ऊंचा पिल्लो ले लिया, टीवी देख रहे हैं, सामने एलईडी देख रहे हैं, तो गर्दन इस तरीके से करके है। अच्छा। तो ओके। तो बल जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं बॉडी को। विटामिन डी मेन कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, अच्छा। तो जो कि हमें सिर्फ सनलाइट से मिलता है। अब अगर सनलाइट में आज के टाइम पे जाना कौन चाहता है, हर किसी को तो घर में एसी चाहिए, गाड़ी में एसी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली आप जैसे कह रहे हैं कि जो जॉइंट इश्यूज होते हैं सारे, जी ये विटामिन की कमी है। तो जी। कौन से विटामिन की कमी होता है? सर, जॉइंट्स पेन्स के लिए तो अगर हम देखा जाए तो विटामिन डी मेन, अच्छा। हाँ हाँ। और विटामिन B12 जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब सब कुछ मिलता है। विटामिन B12 की अगर बात की जाए तो ये हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, लेकिन आज के समय पर दूध पीना कौन चाहता है? दूध पीते ही नहीं है दूध लोग। पीते नहीं है, हाँ दही कोई नहीं खाता, हाँ। सब जंक फूड खाने हैं, पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। तो बेसिकली जंक फूड एक मेजर रीजन है ये सारे प्रॉब्लम को लेके। बिल्कुल। एंड जो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो क्यों होता है? सर देखो, अभी हम लोग कमर सीधा करके बैठे हैं, अगर हम अभी ऐसे करके बैठे हैं, हाँ हाँ। तो जो हमारा जो कर्वेचर है स्पाइन का, वो आगे की तरफ झुक जाएगा। अच्छा। अब पेट के अंदर तो ऑलरेडी कैसे हाँ 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 वेसिसाइड्स हो रखी है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया लोगों को, हाँ बिल्कुल। तो बल्ज तो आएगा ही आएगा। अब हम ऐसे करके बैठे हैं तो बल्ज आ जाएगा, अच्छा। L4 L5 पर आएगा, L5 S1 पर आएगा। जैसे L5 S1 पर आएगा तो पैर के अंदर पेन जाना शुरू हो जाएगा। ओके। अच्छा। तो ये मेन रीज़न यही है कि हम गलत पोस्चर में बैठे हैं, हम गलत समय पर खाना खा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें क्या खाना है। अच्छा, ये भी एक ये रीजन। भी एक रीज़न है कि हमें क्या खाना है। और अगर हमें हो गया, हमें कोई स्पाइन से रिलेटेड कोई इश्यू अगर हो गया है, तो हमें करना क्या है? इस पे थोड़ा बताइए क्या करना हाँ चाहिए क्या देखो, नहीं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे बुरी चीज़ है, मैं इसको बुरी चीज़ बोलूँगा, हाँ हाँ कि आपको अगर पेन हुआ तो आप सीधा मेडिकल स्टोर पे जाओगे कि मुझे पेन हो रहा है, वो आपको एक पेन किलर दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम 4-5 दिन पेन किलर खाएंगे मेडिकल स्टोर से लेके, हम किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। फिर हम जाएंगे नॉर्मल फिजिशियन के पास, फिर वो कुछ और पेन किलर उसके अंदर ऐड किया करेंगे, बिल्कुल। फिर ऑर्थो के पास जाएंगे, फिर न्यूरो के पास जाएंगे। तब तक जब तक हम न्यूरो के पास पहुंचेंगे तब तक तो वो जो स्पाइन का इशू था वो प्रॉपर बन चुका है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, पहले के ज़माने में हमारी पढ़ाई का हिस्सा हुआ करता था ये, कि कैसे फिट रहना है। पीटीआई टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। बहुत कम हो गई। बहुत कम हो गई। तो अगर कोई इशू हो भी जाए, सपोज करो स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इशू अगर हुआ, तो योगा करें, भुजंगासन इसके लिए सबसे अच्छा है। भुजंगासन। अच्छा। कुछ ना करो, कुछ भी मत करो, सन सैचुरेशन कर लीजिए, सूर्य नमस्कार, हाँ 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 बस खाना पीना अपना समय पर आप प्रबंध करें और बाकी सन सैचुरेशन करें। ओके। तो बट जैसे सर्जरी के बाद जब पोस्ट सर्जरी रिकवरी है उस टाइम पे फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। उस पे आप क्या कहेंगे? जैसे सर्जरी के बाद का जो होता है उसमें फिजियोथेरेपी क्या क्या कराता है? या सर देखिए, हम ऑर्थो को लेके चलते हैं। देखिए सर, फिजियोथेरेपी का सीधा सा मतलब ये है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनको मूवमेंट कराना, आपके जो लिगामेंट्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाना, दैट्स कॉल्ड फिजियोथेरेपी। ओके। तो सपोज करो अगर पोस्ट सर्जरी हुई, हाथ टूट जाता है, तो लगभग 45 डेज तक तो प्लास्टर चढ़ा ही रहता है। अब वो हाथ ऐसे बंद पड़ चुका है यहाँ से, अब हम उसको सीधा करेंगे, हम जाएंगे कि फिजियोथेरेपी करानी है। तो नॉर्मल फिजियोथेरेपी जैसे होती है कि ठीक है, हमने यूएस कर दिया, एफटी कर दिया, चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कराएंगे, क्योंकि एंगल हमें 45 डिग्री तक चाहिए, 90 डिग्री तक चाहिए। तो ये रोल है हमारा फिजियोथेरेपी का। अच्छा। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक पहले टाइम था जब रिकवरी बहुत लंबा टाइम लगता था। आप अगर ऋषभ पंत का भी एग्जाम्पल लेंगे, ऋषभ पंत का जब एक मैसिव एक्सीडेंट हुआ था तो कोई नहीं सोचा था कि इतने जल्दी फिर वो वापस क्रिकेट ग्राउंड में आ जाएगा। एंड दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी का तो बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो आपको एक क्वेश्चन मुझे और भी पूछना है कि भाई नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो है उसमें भी हमें फिजियोथेरेपी को विजिट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उसमें थोड़ा डिटेल में मुझे बताइए, क्योंकि लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि फिजियोथेरेपिस्ट
ओनली जब इंजरी मुझे होता है तब जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, जब नहीं है तभी भी मुझे जाना चाहिए। मैं ऑडिशन को बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी का सीधा सा मतलब ये है कि आपको कोई भी बीमारी अगर है, कोई भी किसी भी तरह का पेन आपकी बॉडी के अंदर है, तो वो आप विदाउट ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का सीधा सा मतलब ये हुआ। शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली जो यहाँ पर देखा है मैंने, हाँ तो सबसे पहले वो पहलवान के पास जाते हैं। हाँ वो एक ये बड़ा इशू है बिल्कुल, कि कुछ हो गया कि पहलवान के पास जाएंगे, पहलवान करेगा ठीक है, पट्टी बांध देते हैं, उससे ठीक हो तो जाएगा। झटके वटके मारते हैं, उसको और खराब कर देते हैं। खराब कर देते हैं। अब अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाए तो आपको पता रहेगा कि आपको अगर ये शोल्डर डिसलोकेट हुआ तो क्यों हुआ। मेन चीज ये कि क्यों हुआ। अगर हाँ। आपको ये पता लग जाए कि आपको कोई भी डिसीज क्यों हो रही है, तो आधा ट्रीटमेंट तो आप घर के अंदर कर लेंगे। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए आपको पूछना चाहता था, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, हाँ, तो मैं फ्रोजन शोल्डर पर जाऊं क्यों, उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये ना हो? देखिए फ्रोजन शोल्डर अगर हुआ है तो उसके पीछे जो मेन कारण है वो है कि ब्लड की सप्लाई कम हुई है। ब्लड की सप्लाई हमारे नर्वस सिस्टम से होती है, वो आएगी हमारे स्पाइन के थ्रू होती हुई। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, स्पाइन के अंदर भी कोई ना कोई बल्ज रहा है, वो C4 C5 हो सकता है, C5 C6 हो सकता है, अच्छा। सर्वाइकल वर्टेब्रा के अंदर। हाँ 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 तो वहां पे थोड़ा बहुत रुका होगा, फिर यहाँ पे रुक गया। अब घर के अंदर तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है हाँ बिल्कुल। और ज्यादा तो फ्रोजन शोल्डर लेडीज को है। हाँ, रीजन क्या है कि उन्होंने करना छोड़ दिया, काम जो एक्टिव होना चाहिए। जो उन्होंने काम था वो करना छोड़ दिया। वॉशिंग मशीन कपड़े धो रही है, हाँ हाँ, बर्तन तो डिशवॉशर आ गए हैं। तो जितना आप बॉडी को आराम देते जाएंगे उतनी फिर प्रॉब्लम को आप इनवाइट करते रहेंगे, जिसकी जरूरत जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो एक मिथ भी है कि जब आपको स्पॉन्डिलोसिस होता है तो कहते हैं गरम शेक दे दो ठीक हो जाएगा यहाँ पे गर्दन में। नहीं नहीं, गरम सेक तो असल में क्या है, देखो नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने इस तरीके से बना के दी है, वो एक सुपर कंप्यूटर है कि सर का जो हिस्सा है वो ठंडा होना चाहिए। जैसे आपका सर्वर रूम होता है, जब तक वो ठंडा रहेगा, एटीएम मशीन जो है वहां पे ठंडी रहेंगी, वो प्रॉपर काम करती रहेंगी। बिल्कुल। अगर हीट पहुंची तो क्या होगा, गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। हमारा जो पेट है वो टाइट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना अच्छा। चाहिए। हाँ हाँ। लेकिन वो टाइट हो जाता है। टाइट क्यों? क्योंकि गैस बन गई है। हमारे पैर पैर ठंडे हो जाते हैं। तो ये सब चीज क्या हुआ कि उल्टा हो गया। अगर आप घर के अंदर चाहें कि आप किसी को भी चेक कर सके कि वो ठीक है या नहीं है, या आप खुद ठीक है या नहीं है, तो तीन चीजें हैं। पैर गर्म होने चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना नरम चाहिए, होना चाहिए। सॉफ्ट होना चाहिए, हाँ हाँ। और सर ठंडा होना चाहिए। अरे वाह, बढ़िया। मतलब सर ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और पैर गर्म गर्म होना होना चाहिए। चाहिए। अगर फीवर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? लोग सोचेंगे यार बुखार आ गया है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? अरे करेगा, वो हाइड्रोथेरेपी देगा। अच्छा। हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई पेशेंट आया फीवर के अंदर है, हाँ हाँ तो हम पानी का जो टैप होता है उसको ओपन करेंगे, गर्दन को नीचे करेंगे, डलने देंगे पानी में। हाँ हाँ। पानी चलता रहेगा, 10-15 मिनट पानी चला, फिर उसके पैर को उठा के हम गर्म पानी के अंदर रख देंगे, अच्छा। फिर उतर गया। हाँ हाँ क्यों खानी है BCM? क्यों खानी है पैरासीटामोल? हाँ, एक्चुअली मेडिसिन की अवॉइड आप कर सकते हैं तो। बिल्कुल। और 5,000 साल पुराना इतिहास है हमारा। तो ये सारी चीजें हमारी स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखी हुई हैं। ये अलग से मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। स्क्रिप्चर्स अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप आयुर्वेदिक के साथ भी थोड़ा कनेक्ट करके करते हैं इसको? जी अच्छा अच्छा, तो मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटिंग। बिल्कुल, ये नेचुरोपैथी है। जो ये अगर हम इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नेचुरोपैथी है। और कहते हैं, हर कोई जानता है कि नेचर इज मदर। हाँ तो जब तक बच्चा माँ की गोद में है उसको कुछ नहीं होता। और हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचर से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुबह उठने का टाइम है, हम सुबह उठेंगे जिम चले जाएंगे। हम माँ के पास में नहीं गए कि ठीक है हम पार्क में जाएंगे, वहाँ पे आराम से बैठेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे। नहीं, हम एक हॉल के अंदर जाएंगे जहाँ पे 15-20 लोग ऑलरेडी हैं जो CO2 छोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? CO2। CO2 ले रहे हैं इसमें। और जब इमरजेंसी होती है, क्या होता है इमरजेंसी के अंदर? वहाँ पे भी दो चीजें होती हैं, हवा हाँ, मतलब ऑक्सीजन, सांस। पानी ग्लूकोज। बिल्कुल। तो अगर वो घर पे हम ले रहे हैं, भगवान हमें दे रहा है, तो अगर हम लेते रहे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीजें। डॉक्टर, और एक चीज मुझे जानना है, जी जो एक्यूप्रेशर है या एक्यूपंक्चर भी है, जी जी तो ये क्या फिजियोथेरेपी का पार्ट है या दिस इज सेपरेट, एंड हाउ दिस हैपेंस? सर, बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट करना वो आप नेचुरोपैथी से करें, ठीक है, या आप एक्यूप्रेशर से करें,
या आप एक्सरसाइज करा के करें या आप योगा से करें, दैट्स कॉल्ड फिजियोथेरेपी, कि जिसमें आप फिजिकली आप किसी को फिट करते हो विदाउट ऑफ एनी मेडिसिन। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इज अ पार्ट ऑफ अ फिजियोथेरेपी। अच्छा, तो इसमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है? सर असल में क्या है कि भगवान ने जब हमारी बॉडी को बनाया तो हमारे अंदर नसें डाली हुई हैं, वेंस डाले हुए हैं, तो जंक्शन डाले हुए हैं, हर एक मेरिडियन अलग है। अगर मैं अभी बताना शुरू करूं तो शायद 24 घंटे भी कम पड़े। नहीं, हमें थोड़ा सा ब्रीफ में जानना है ताकि दर्शकों को कुछ तो फायदा हो जाए। जैसे बच्चा छोटा होता है, या अगर अभी भी आप गांव के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, चलो सर दबा देते हैं। वो रैंडमली दबा रहे हैं, यहाँ पे दबाने, यहाँ पे दबाने, उन्हें नहीं पता कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है। लेकिन हुआ क्या कि रैंडमली दबाया, सर का दर्द गायब हो गया। हाँ हाँ हाँ, बट आपको प्रेशर पॉइंट प्रेशर पॉइंट मिलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमें वो प्रेशर पॉइंट पता है, एग्जैक्ट प्रेशर पॉइंट पता है कि वो कहाँ पर है, हम उसको पुश करते हैं, उसको हम एक्टिवेट करते हैं, या अगर कोई चीज़ बढ़ी हुई है तो हम उसको थोड़ा सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक्यूप्रेशर है। ओके, और एक्यूपंक्चर में क्या है कि अगर कहीं पर प्रेशर ज्यादा बना हुआ है तो हम पंक्चर करेंगे नीडल से करके। बस ये यही अच्छा, फर्क है। ओके। अच्छा, और मेरा लास्ट बट वन क्वेश्चन है कि जैसे जैसे 50 के ऊपर जब लोग जाते हैं, 55, 60, 70, 60 आगे जब जाते हैं, तो उनका ना गिरने का चांस बहुत रहता है कि वो कहीं पे गिर गए तो फिर फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, फिर वो बड़ा लाइफस्टाइल उनका सब कुछ खत्म ही हो जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो 50, 55, 50 ऑनवर्ड्स जो हैं, वो क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे वो सडन गिरने से बच जाए? सर देखिए, एज डजेंट मैटर। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो एज इज जस्ट अ नंबर। हमारे अगर हम शहर की बात करें, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे हार्डली कोई 70 तक पहुँचता है। और अगर पहुंच भी गया तो वो भी लाठी के सारे चलेगा, गिरते हुए चलेगा। वहीं अगर हम किसी रूरल एरिया की बात करें, गांव देहात की बात करें, तो वहां पे 90 एज में भी अच्छे से काम करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या है? टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना। ओके। तो बस यही करना है और कुछ नहीं। आप चाहे किसी भी एज में हो, आप 20 में हैं, आप 40 में या 60 में हैं, आप रूटीन फॉलो करते हैं। आपने देखा भी होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब पर होता है, जैसे अगर हम करेंगे कोई पुलिसमैन है या कोई मिलिट्री के अंदर था, उनका एक रूटीन बंधा हुआ था। और जैसे रिटायरमेंट हो गया है 60 के बाद 2-3 साल में उनको शुगर भी आ गया, हाँ, बीपी भी आ गया। वो हुआ क्यों है? क्योंकि रूटीन गड़बड़ हो गया, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, वो भी खत्म हो गया। तो आपका सजेशन है कि फिजिकल एक्टिविटी करते रहें? बिल्कुल। कुछ ज्यादा भी नहीं करना है, सिर्फ आप 15 मिनट सुबह के टाइम पे उठें, पार्क में जाएं, ऑक्सीजन लें, लंबी लंबी सांस लें, इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेचिंग करें, वो सूर्य नमस्कार के रूप में हो सकती है। ठीक है। और खूब हंसे, सबसे बड़ी दवाई खूब हंसे। अच्छा, क्योंकि इससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको है कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहेंगे जिससे उनका एक बहुत ही स्वस्थ जीवन यापन, वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं फिर एक बात बताऊंगा कि आप समय पर खाएं, अच्छा खाएं, थोड़ा बहुत अपनी एक्टिविटी करते रहें, फिजिकल एक्टिविटी। परेशानी आना जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी परेशानी हो सकती है कि कहीं पे पेन आ गया, तो उसको यहाँ पे सर पे नहीं डालना कि मुझे ये चीज हो गई। होगा तो इतना, लेकिन माइंड कैप्चर कर जाएगा इतना। अच्छा, तो वो नहीं करना है। ठीक है, कोई चीज होगी तो अच्छे किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, या जो आप अच्छे फिजिशियन है उनके पास जाएं, बजाय खुद के डॉक्टर स्वयं बनने से। तो अच्छा यही है कि आप खुद अपना डॉक्टर ना बने, मेडिकल स्टोर पे ना जाएं, कोई पेन किलर ना खाएं, क्योंकि आपको नहीं पता एक पेन किलर आता है, वो सबसे ज्यादा चलता है। इवन लेडीज ज्यादातर यूज करती हैं उसको। पेन होते ही खा लेते हैं। कोई पेन हुआ, एब्डोमेन पेन हुआ कि चलो अल्टर वो नहीं लेते हैं। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स हैं जो अल्टर देते हैं पेन किलर के। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आपने लगातार 30 दिन भी अल्टर खाया तो उसका किडनी पर कितना फर्क पड़ेगा। अच्छा, ऑर्गन डिफेक्ट्स कितने होंगे। हर चीज का साइड इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है शहरों के अंदर ये समस्या है क्योंकि हम दवाइयाँ ज्यादा खा रहे हैं, और गाँव के अंदर हम अच्छा खाना खा रहे हैं। तो या तो आप दवाइयाँ खाए या अच्छा खाना खाए। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शकों को ये बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो व्यूअर्स, आगे भी अगर आपको इस तरह का पॉडकास्ट देखना है तो प्लीज अपना कमेंट दीजिए, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये भी बताइए, एंड साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।